बट आई लाइक यू, ये रुद्र ने बहुत धीरे से कहा था जिसे आव्या नहीं सुन पाई थी, क्योंकि दोनों के बीच दूरी बहुत ज्यादा थी। पर धीर ने रुद्र का ये बोलना सुन लिया था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा हैरान था। जो आज तक किसी लड़की को आस पास आने तक नहीं देता, वो आज लड़की को पसंद करने लगा है। ये देखकर धीर काफी ज्यादा शॉक भी था। रुद्रांश और रुद्र का अगर कंपैरिजन किए जाए तो उनके हरकतों से कभी यह नहीं लगेगा कि रुद्र उस दरिंदे रुद्रांश का बेटा है। रुद्रांश हमेशा लड़कियों को बस एक चीज समझता था, जिसे बस यूज करके फेंका जाए। पर ये बात अलग थी कि जब से नैना रुद्रांश की जिंदगी में आई थी, उसने दूसरी लड़कियों को नहीं छुआ था, बस हमेशा नैना को दर्द देता रहता था और साथ में मरहम भी लगाता। लेकिन 8 साल पहले नैना फिर से उसके कैद से भाग गई। नैना कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, ये आज तक रुद्रांश को पता नहीं चला। उसने कोशिश जरूर की थी उसे खोजने की, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। नैना के जाने के बाद वह अब भी उसके लिए तड़पता जरूर है, लेकिन उसने अपनी वो फितरत आज भी नहीं छोड़ी, लोगों को हराने के लिए मारने की। वो आज भी बेगुनाह लोगों को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता, बस मार देता। पर रुद्र अब तक जिन लोगों को मारता आया है वह सिर्फ गुनाहगार हुआ करते हैं, और खासकर उन लोगों को जान से मारता है जो उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं या फिर उसे एडवाइस देते हैं। रुद्र का गुस्सा रुद्रांश से भी ज्यादा खतरनाक था, जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डर से कांपने पर मजबूर कर दे। एक बात और थी रुद्र की, कि आज तक किसी ने भी रुद्र को हंसते हुए या स्माइल करते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक उसका बाप रुद्रांश ने भी नहीं देखा था। रुद्र स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग जरूर था, लेकिन हमेशा सीरियस और डार्क फेस रखने की वजह से वह ज्यादा डरावना दिखता था। लड़की उसके आसपास भटकती जरूर थी, पर उसे छूने से पहले उस लड़की का हाथ सलामत नहीं रहता। आव्या कुछ देर तक उससे गुस्से से देखती है, फिर फ्रस्ट्रेट होकर कार में बैठ जाती है। उसकी कार में बैठते ही कार चल पड़ती है। आव्या अपने हाथ बांधे एक नजर रुद्र को देखती है, जो अब उसे नहीं देख रहा था। खुद को देखता न पाकर आव्या उससे नजरें हटाकर सीधी बैठ जाती है। आव्या जैसे से रुद्र से नजरें हटाती है, उसके बाद से ही रुद्र आव्या को देखने लगता है। कार रुद्र के पास से होकर गुजरती है। रुद्र एकटक बस आव्या को देखते रहता है, पर इस बार आव्या उसे नहीं देखती। आव्या की कार अब निकल जाती है। रुद्र अपने हाथ को खोलकर देखता है, जो सिगरेट के आग से जला हुआ था। रुद्र अपने जले हुए हाथ को देख ही रहा था, तभी धीर उसके हाथ पर आइस पैक रख देता है। रुद्र सिर घुमाकर देखता है तो धीर 2 कदम पीछे हटकर कहता है, आई एम सॉरी बॉस। रुद्र उसके चेहरे को देखकर आइस पैक फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, आव्या सिंघानिया। कार शेखावत विला जाकर रुकती है। ध्रुवंश और सहस्त्रा कार से निकलकर बाहर आते हैं। उनकी स्वागत के लिए कुछ लड़कियां खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के हाथों पर अपने हाथ फंसाते हुए आगे बढ़ने लगता है। सहस्त्रा भी ज्यादा कुछ न रिएक्ट करके आगे बढ़ती है। उनके कदम बढ़ते हैं, सभी लड़कियां उन पर फूल बरसाने लगती हैं। ध्रुवंश धीरे से बोलता है, वाह क्या स्वागत है, काश मैं सच में आपका पति होता तो। ओ गॉड, मैंने तो चांस ही मिस कर दिया। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मुस्कुराता है। वही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखती है, फिर एकदम से मुस्कुराने लगती है। सामने देवेश शेखावत, हिमांशु बजाज और दिया बजाज खड़े थे। सहस्त्रा जैसे ही सामने देखती, वह जल्दी से ध्रुवंश से खुद का हाथ छुड़ाकर भागकर जाती हैं और हिमांशु और दिया के गले लग जाती हैं। हिमांशु सहस्त्रा के माथे पर किस करके पूछता है, कैसी है मेरी बच्चा। सहस्त्रा दोनों से दूर होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक हूँ पापा। दिया भी सहस्त्रा के माथे पर किस करती है और उसके गाल पर हाथ रख लेती हैं। सहस्त्रा दिया के हाथ को पकड़कर फिर एक बार उसके गले लगकर कहती है, मैंने आपको बहुत याद किया मम्मा। तभी देवेश की नाराजगी भरी आवाज आती है, बस अपनी मम्मा पापा को ही याद करो, मैं तो अब कुछ हूं ही नहीं। बोलते ही देवेश नाराजगी से अंदर चले जाते हैं। सहस्त्रा लाचारी से अपनी मम्मा और पापा को देखती है, दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं तो सहस्त्रा अंदर चली जाती है। सहस्त्रा के जाने के बाद हिमांशु और दिया ध्रुवंश को देखते हुए कहते हैं, अरे किंग आप वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ध्रुवंश आगे बढ़कर दोनों के साथ अंदर जाता है। सहस्त्रा अंदर देवेश के पास बैठी उसके हाथ को पकड़े मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। ये देखकर दिया कहती है, नाराजगी कहाँ चली गई डेड। देवेश सहस्त्रा से ध्यान हटाकर दिया को देखकर बोलते हैं, सहस्त्रा से नाराज हुआ जाए ऐसी कोई नौबत ही नहीं आ सकती। ये सुनकर सहस्त्रा जल्दी से देवेश के गले लग जाती हैं। देवेश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा की पीठ को थपथपाते हैं और सामने ध्रुवंश को देखकर कहते हैं, किंग तुम खड़े क्यों हो, बैठो। ध्रुवंश चारों ओर देखते हुए सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा बहुत ज्यादा खुश होकर सबसे बात कर रही थी। ध्रुवंश देवेश, हिमांशु, दिया और सहस्त्रा को बहुत गौर से देख रहा था। वह उन सभी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिमांशु ध्रुवंश के पास ही बैठा उससे बात कर रहा था। ध्रुवंश बात करते हुए सबको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था।
बात करते करते ध्रुवंश एकदम से पूछता है, ससुर जी बुरा मत मानिए लेकिन सहस्त्रा आप में से किसी की तरह नहीं दिखती। बोलते ही वह थोड़ा हंसते हुए सबको नोटिस करता है। हिमांशु मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखता है, फिर नॉर्मली जवाब देता है, हाँ बच्चा मेरी मॉम पर गई है जो अभी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मॉम भी बिल्कुल इसी तरह से दिखती थी। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ओह हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखता है। कुछ देर बाद दिया सहस्त्रा को अपने साथ लेकर जाती है और इधर देवेश, हिमांशु और ध्रुवंश माफिया वर्ल्ड के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ वीना कैंटीन में बैठी अपने दोस्त शशि के साथ लंच कर रही थी। वीना उसके साथ बात करने में पूरी तरह से बिजी थी। वहीं शशि का ध्यान लंच करते हुए सामने की ओर जाता है जहां से रोनी उनकी ओर ही आ रहा था। शशि दूसरी तरफ देखकर अरे नेहा बुलाते हुए अपना टिफिन लेकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। वीना उसे कंफ्यूज्ड होकर देखने लगती है। तभी रोनी उसके पास आकर बैठ जाता है। वीना अचानक उसे देख थोड़ा हैरान हो जाती है। रोनी वीना को देखते हुए कहता है, कभी कभी मुझे भी अपने हाथ का खाना खिलाया करो। वीना मुस्कुराते हुए अपने टिफिन से एक चम्मच गाजर का हलवा निकाल उसकी ओर बढ़ा देती है। रोनी जल्दी से वह खा लेता है। खाते ही वह बोलता है, यम्मी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने बनाया। बोलते ही रोनी वीना का टिफिन लेकर खुद से खाने लगता है। वीना उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बना नहीं सकती। अगर तुम्हें ऐसी गलतफहमी है तो मैं बता दूं ये मैंने ही बनाया है। रोनी खाते हुए वीना को गौर से देखता है, फिर नमे सिर हिलाए कहता है, हो ही नहीं सकता। बोलते ही रोनी मजे से गाजर का हलवा खाने लगता है। वीना उसे कुछ पल ऐसे ही चुपचाप घूरती है, फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो। रोनी वीना को देखता है, फिर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रोनी का फोन बजता है। रोनी फोन पर शो हो रहे नंबर को देखता है। कॉल रिसीव करते ही कॉल कट जाता है। रोनी फोन को पॉकेट में रखकर उठता है, फिर उठकर अचानक वीना के गाल पर किस करके चला जाता है। रोनी के अचानक इस एक्शन से वीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह धीरे से अपने गाल को छूती है। एकदम से उसका गाल लाल हो जाते हैं। वीना ब्लश करने लगती है। वहीं शशि ये देखकर मन ही मन कहती है, नजदीकी बढ़ गई। एहसास जग रहे हैं लेकिन इन्हें ये रिश्ता अब भी दोस्ती का लगता है। सोचते ही वह सिर हिला देती है। आधी रात हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखता है जो अभी गहरी नींद में सो रही थी। ध्रुवंश कमरे से निकलकर धीरे से दरवाजा बंद करता है और ब्लूटूथ लगाकर धीरे से कहता है, कहाँ है ब्रो? उधर से अभियान ब्लूटूथ पर कनेक्ट था और ध्रुवंश को ध्रुव के पास जाने का रास्ता बता रहा था। ध्रुवंश आसपास बॉडीगार्ड को देखता है जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए थे। ये काम सहस्त्रा ने खुद किया था। वह सभी विला के बॉडीगार्ड को मिठाई खिलाई थी जिसमें बेहोशी की दवाएं थी। ध्रुवंश अभियान के बताते रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहा था, तभी वह एक जगह पहुंचकर रुक जाता है। वह दरवाजे को देखते हुए कहता है, ब्रो यहाँ तो पासवर्ड लॉक लगा है। अव्यान इधर सोफे पर बैठा हुआ सोचते हुए कहता है, उसका नाम डालकर देखो। ध्रुवंश उसके नाम को ट्राई करके कहता है, रॉन्ग पासवर्ड। अव्यान अपने सिर पर एक उंगली से दबाते हुए कुछ याद करने का कोशिश करता है। अव्यान जब यहाँ आया था तो वह ऊपर से हॉल बनाकर ध्रुव को देखने आया था। ऊपर में भी ऐसा डिवाइस लगा हुआ था जिसे गलती से टच कर ले तो मौत तो पक्की थी। अव्यान सोचते हुए एकदम से कहता है, फिंगरप्रिंट। उसके ये बोलते ही ध्रुवंश इधर से उधर देखता है, तभी उसकी नजर छुपे हुए फिंगरप्रिंट बटन पर जाती है। वह उसे देखते हुए कहता है, पर मैं फिंगरप्रिंट लाऊंगा कैसे? वो बुढ़ा तो बेहोश है। ये सुनकर अव्यान कुछ सोचता है, फिर अचानक कॉल कट कर देता है। अव्यान का कॉल कट होते ही ध्रुवंश हैरानी से फोन को देखते हुए धीरे से कहता है, हद है, बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। बोलते ही वह फोन को पॉकेट में रखता है, फिर फिंगरप्रिंट में अपनी उंगली रखता है तो फिर एक बार रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है। ध्रुवंश ऊपर से नीचे तक दरवाजे को देखता है, फिर अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। ध्रुवंश झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और एकाएक उसके मुंह से निकलता है, आप सामने दर्श खड़ा था। दर्श ध्रुवंश को देखकर कहता है, चैंप तुम में सच में अपने बाप जैसा दिमाग है ही नहीं। बोलते ही वह फिंगरप्रिंट पर अपना फिगर रख देता है। उसके ऐसा करते ही दरवाजा खुल जाता है। दर्श अंदर जाते हुए कहता है, चलो अब। ध्रुवंश दर्श के पीछे जाते हुए कहता है, आपको यहाँ किसने भेजा? दर्श बिना मुड़े इधर उधर देखते हुए जवाब देता है, अव्यान के सिवाय और कौन भेजेगा? दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां देवेश के सारे दुश्मन कैद थे, जिस खुद देवेश सजा देता था। ध्रुवंश हर एक सेल को देख रहा था। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक सेल पर जाती है। ध्रुवंश अंदर देखते हुए धीरे से कहता है, डेड। दर्श भी ध्रुवंश के पीछे खड़ा होकर अंदर देखता है जहां ध्रुव बंधा हुआ था। कमरा थोड़ा अंधेरा सा था, उसमें ब्लड की स्मेल आ रही थी।
ध्रुव की आंखें इस वक्त बंद थी। ध्रुवंश गन निकालकर उस सेल के लॉक पर साइलेंसर लगाकर शूट करता है। ध्रुवंश जल्दी से लॉक खोलकर अंदर जाकर ध्रुव को गले लगा लेता है। ध्रुव की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह सामने की ओर देखता है। दर्श को वहां देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसकी नजर उसके गले लगे ध्रुवंश पर पड़ती है। ध्रुव समझ नहीं पाता कि आखिर ये कौन है। तभी ध्रुवंश वैसे ही गले लगे बोलता है, आई रियली मिस यू डैड। ये सुनकर ध्रुव के मुंह से एकाएक निकलती है, लान। दर्श आगे बढ़कर ऊपर से ध्रुव के हाथ को खोलता है। ध्रुव का हाथ अब तो जैसे सुन्न हो चुका था। इतने सालों से बंधे रहने की वजह से ध्रुव लड़खड़ाते जाता है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज था। ध्रुवंश उसे अच्छे से पकड़ लेता है। ध्रुव की हालत अब उसे अच्छी तरह से दिख रही थी जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव खुद को संभालते हुए ध्रुवंश को देखकर कहता है, लान तुम जिंदा हो और बेबी। बोलते हुए ध्रुव के चेहरे पर दर्द दिखता है। ध्रुवंश ध्रुव को संभालते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मॉम बिल्कुल ठीक है डैड। ये सुनकर ध्रुव इतने दर्द में भी मुस्कुरा उठता है। दर्श दोनों को देखते हुए कहता है, चैंप मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। दर्श वहां से निकलकर चला जाता है। ध्रुव का ध्यान भी दर्श पर चला जाता है। कई सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं पर ध्रुव इस वक्त बस ध्रुवंश को जी भरकर देखना चाहता था। ध्रुवंश ध्रुव को संभालते हुए अपने पीठ पर लदे वहां से लेकर जाने लगता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, लान कितने बड़े हो गए हो तुम। पहले मैं तुम्हें इस तरह स्कूल ले जाया करता था और अब देखो। बोलते हुए ध्रुव को ध्रुवंश के बचपन की याद आने लगती है। ध्रुवंश ध्रुव को ऐसे ही लेकर बाहर जाता है और ध्रुव को जिप पर बैठा देता है। दर्श ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने की ओर देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव के सारे चोटों को देखने लगता है। ध्रुव उसे ये देखते हुए बहुत गौर से देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव के एक हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़कर कहता है, आई लव यू डैड। ध्रुव मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के हाथ को चूम लेता है। ध्रुवंश के अंदर ही अंदर गुस्सा उमड़ता जा रहा था जिसे महसूस करते हुए दर्श कहता है, चैंप मेरी फैमिली को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ध्रुव के साथ ध्रुवंश भी गुस्से से दर्श को घूरते हैं। दर्श दोनों के नजरों को भांपकर उन दोनों को मुड़कर देखता है, फिर कहता है, अपना वादा मत भूलो, वैसे भी ये सारी चीजों का असली जिम्मेदार रुद्रांश है। ध्रुव गुस्से से दांत पिचते हुए कहता है, और तुम्हारा पूरा परिवार क्या उल्लू का पट्टा है जो उसकी बात पर आ गए। एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। तुम जिंदा हो फिर भी तुम्हारा बाप मुझे तुम्हारे मौत का कारण समझ रहा है। दर्श दोनों को इग्नोर करता हुआ सामने की ओर देखता है, फिर कहता है, देखो ध्रुव, बहस करने का ये वक्त नहीं है। और चैंप तुमने अगर मेरी फैमिली को कुछ भी करने की सोची तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ध्रुवंश दर्श के बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके ध्रुव के माथे पर किस करके कहता है, ओके डैड, मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ। ध्रुव जिसका ध्यान दर्श पर था वह ध्रुवंश को कंफ्यूज होकर देखता है। ध्रुवंश उसे बाद में बताने का बोलकर वहां से चला जाता है। दर्श भी जिप स्टार्ट करके ध्रुव को लेकर चला जाता है। दोनों ही श्रेष्ठा के दीवाने थे तो उनमें बहस करने के सिवाय कुछ नहीं होता। एक दूसरे के जानी दुश्मनी दोनों को समझा जा सकता है क्योंकि दोस्त बनना तो शायद ही पॉसिबल हो। ध्रुवंश इस वक्त शोवा के नीचे खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। ध्रुवंश के पूरे सर पर खून के दाग लग चुके थे। उसे बार बार ध्रुव की चोटें ही दिख रही थी। ध्रुवंश से अब बिल्कुल भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वह शोवा बंद करके ड्रेस चेंज करता है और अपना गन निकालकर देवेश के कमरे की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दर्श ध्रुव को सहारा देते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह डोर बेल बजाकर डोर को देखने लगता है। बस एक डोर बेल बजते ही दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही ध्रुव का दिल सामने देखकर तेजी से धड़कने लगता है। सामने श्रेष्ठा ही खड़ी थी। वह ध्रुव को देखते हुए खड़ी थी। श्रेष्ठा के आंखों से बेख्याली में ही आंसू बहने लगते हैं। I hope you all like my story. Note: त्रिया स्वरा की बड़ी बहन थी। नित्या को किसी ने मारा नहीं था पर त्रिया ने उसे मरने पर मजबूर किया था, उसके बच्चे के लिए। ध्रुव ने नित्या को नहीं, दिशा, दर्श की बहन, को मारा। ये दर्श को लगा था ध्रुव का नित्या के मामले में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो भी था इसकी जिम्मेदार काव्या को ठहराया जा सकता है। एंड दिलजोत सिंह पुन्नी कुछ सेंटेंस हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में इंटरेस्टिंग लिखती है, इसलिए मैं इंग्लिश थोड़ा यूज कर लेती हूँ। वैसे मेरी भी इंग्लिश ज्यादा कुछ खास नहीं है। ग्रिन कोल्ड स्वेट स्माइल। श्रेष्ठा आंखों में आंसू लिए सामने बस ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव के चेहरे पर भी आज 18 साल से हुई जुदाई होकर मिलने का दर्द और खुशी एक साथ दिख रहा था। अचानक से श्रेष्ठा रोने लगती हैं। ध्रुव आगे बढ़ने वाला ही था कि श्रेष्ठा रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती हैं। ध्रुव के शरीर में बहुत सारी चोटें थी जिसको छूते ही दर्द होने लग जाए, पर ध्रुव तो श्रेष्ठा के करीब होने से वह सारी दर्द भूल जाता है।
श्रेष्ठा ध्रुव के गले लगे चुपचाप रोने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगे हुए ही कहता है, बेबी डोंट क्राई, वरना मैं तुम्हारा मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा। ध्रुव ये बोलकर श्रेष्ठा को देखने की कोशिश करता है। श्रेष्ठा उसकी बातों का अच्छे से मतलब समझ रही थी। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, बेशर्म तुम अब भी नहीं बदले ध्रुव। ध्रुव तुरंत जवाब देता है, मैं बदल भी नहीं सकता बेबी। बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के खले कमर पर हाथ रख लेता है। दर्श की नजर भी उस पर पड़ जाती है। वह उससे नजरें हटाए कहता है, मेरा काम हो गया हो तो मैं जाऊं यहाँ से। ध्रुव दर्श को घूर कर बोलता है, तुम्हें रोकने के लिए भी किसने कहा है। दर्श एक नजर ध्रुव को घूरता है फिर वहां से चला जाता है। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए कहती है, ध्रुव तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। दर्श ने ही हमारी जान बचाई है। ध्रुव चुप सा श्रेष्ठा के गले लग जाता है। बहुत देर तक तो दोनों यूं ही गले लगे रहते हैं। फिर श्रेष्ठा ध्रुव को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को बेड पर बैठाकर दरवाजा बंद करती है फिर वापस ध्रुव के पास आकर बैठ जाती है और ध्रुव के चोटों को देखने लगती है। ध्रुव बस श्रेष्ठा के चेहरे को देख रहा था। ध्रुव के शरीर पर चाबुक की मार से कपड़ा फटा हुआ था, उसमें से अब तक खून लगा था। पैर रोड के घुसाने से जख्म उभरा हुआ था जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। श्रेष्ठा अपने हाथ बढ़ाकर धीरे ध्रुव के चेहरे को छूने लगती है। इस दौरान इन जख्मों का दर्द खुद श्रेष्ठा महसूस कर पा रही थी। अपने दर्दों को संभाले श्रेष्ठा ध्रुव के शर्ट के बटन खोलने लगती है। ध्रुव अपने हाथ बढ़ाकर श्रेष्ठा के बहते आंसू को पोंछता है जो पहले बह रहे थे। श्रेष्ठा अब ध्रुव का सर उतार फेंक देती है। सट हटते ही श्रेष्ठा के आंसू फिर एक बार बहने लगती हैं। ध्रुव के इतने गहरे जख्म को देखना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव श्रेष्ठा के इमोशन को नोटिस करते हुए कहता है, बेबी आई एम फाइन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। श्रेष्ठा सिर उठाकर ध्रुव को देखती है और फिर एक बार उसके गले लग जाती है। ध्रुव अपने हाथ को किसी तरह से उठाकर श्रेष्ठा की पीठ पर रख लेता है। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, 18 साल में मैंने हर वक्त तुम्हें याद किया। यह उम्मीद रहा कि तुम जरूर आओगे लेकिन ऐसी हालत में आओगे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मुझसे तुम्हारी ये चोटें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं ध्रुव, जुदाई से भी ज्यादा मुझे ये तकलीफ दे रही हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के पीठ से हाथ हटाए कहता है, लुक एट मी। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखे धीरे से श्रेष्ठा के होठों को चुमता फिर दूर हो जाता। श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा के चेहरे को एकटक देखते हुए श्रेष्ठा के होंठ पर अपने होंठ रखे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की किस डीप हो जाती है। श्रेष्ठा के दोनों हाथ ध्रुव के कंधे पर चली जाती हैं। दोनों अपने किस के द्वारा अपनी इन दूरियों के दर्द को मिटा रहे थे। किस करते हुए भी ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखते जा रहा था। वही श्रेष्ठा की आंखें इस वक्त बंद थी। बहुत लंबी किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को धीरे से छोड़ता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें खोल ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर किस करता है और कहता है, इन चोटों से ज्यादा मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं सो प्लीज अपने आंसू मत बहाओ। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा अपने आंसू पोंछकर ध्रुव को बेड पर लेटाती है और उसके सारे चोटों को हल्के गर्म पानी से साफ करके उन पर दवाई लगाने लगती है। ये सब कुछ करते हुए श्रेष्ठा का दर्द आंखों में साफ दिख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव को हल्दी का दूध पिलाकर सुलाती है और खुद उसके पास लेट जाती है। चोटों की वजह से अब वह उसे गले नहीं लगाती, बस करवट बदलकर एकटक ध्रुव के चेहरे को देखते रहती हैं। अगली सुबह शेखावत विला में ध्रुवंश रेडी होकर कॉल पर बात कर रहा था। वह बात कर ही रहा था तभी उसे पागल की छनकार सुनाई देती है। वह सिर घुमाकर देखती है तो काजल कमरे में सहस्त्रा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही काजल ध्रुवंश को देखती है वह पूछती है, जीजू सहस्त्रा कहाँ है। ध्रुवंश काजल को वॉशरूम की ओर इशारा करता है। काजल वॉशरूम की ओर देखती है। ध्रुवंश अब उसकी पीठ करके खड़ा हो जाता है। काजल वॉशरूम को बंद देखकर फिर से ध्रुवंश को देखने लगती है। काजल ध्रुवंश की पीठ को एकटक देखने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। काजल हड़बड़ाहट में अपनी नजरें ध्रुवंश से हटाकर वॉशरूम की ओर देखती है। सहस्त्रा नॉर्मल कुर्ती और जींस पहने बाहर निकलती है। काजल सहस्त्रा की ओर बढ़कर कहती है, यार शादी हो गई है तो तू तो हमें भूल ही गई। सहस्त्रा कोई जवाब देती उससे पहले ध्रुवंश उनके पास आते हुए कहता है, हाँ क्योंकि अभी हम न्यू मैरिड कपल हैं तो मैं उसे टाइम ही नहीं देता किसी को टाइम देने के लिए। क्यों बीवी। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा के पास खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा हैरानी से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, बीवी तुम कुछ जल्दी ही सो जाती हो, मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं करने देती। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखकर आई विंक करता है। सहस्त्रा उसे घूर कर देखने लगती है तो वही काजल दोनों को ऐसे देखकर कहती है, मैं चलती हूँ, कॉलेज जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। काजल ध्रुवंश को देखती है जो सहस्त्रा को ही देख रहा था।
काजल बिना कुछ सुने जल्दी से अब चली जाती है। सहस्त्रा उसे एक बार बुलाती है पर काजल नहीं रुकती। ध्रुवंश की नजर अब सहस्त्रा के गेटअप पर जाती है। सहस्त्रा को नॉर्मल गेटअप में देखकर ध्रुवंश सवाल करता है, भाभी आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? ध्रुवंश का सवाल सुन सहस्त्रा अपने नजरें झुकाए अपने उंगलियों को फंसा लेती है। वह हिचकिचाते हुए कहती है, जी वो मैं वापस नहीं जाना चाहती। सहस्त्रा का ऐसा बोलना ध्रुवंश को हैरत से भर देता है। वह एकाएक तेज आवाज में बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? सहस्त्रा ध्रुवंश को पीट करके खड़ी हो जाती है और कहती है, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी बना हो लेकिन हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से बेटी जब घर वापस आती है तो उसे वापस ले जाने के लिए उनका दामाद आता है। हमें पता है ये करना असंभव है लेकिन हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। रिवाजों के हिसाब से अगर बेटी को दामाद अपने घर ले जाने नहीं आते हैं तो बेटी उस घर की बोझ के सिवाय कुछ नहीं होती और हमें किसी के घर की बोझ नहीं बनना। ध्रुवंश हैरान सा खड़ा बस सहस्त्रा की पीठ को देखता रहता है फिर एकदम से कहता है, लेकिन भाभी आपको तो पता है कि ब्रो कैसे हैं और आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आप हमारे घर की बोझ हैं? आप मेरी भाभी है, उस घर की बहू है। ध्रुवंश इससे आगे कुछ बोलता सहस्त्रा उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेती है। सहस्त्रा अब ध्रुवंश की ओर मुड़कर कहती है, हमें कोई बहस नहीं चाहिए, हमें बस इतना पता है कि हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपके भाई आए तो ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम हमेशा के लिए यही रहेंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता कि वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं और हमें किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसना बिल्कुल पसंद नहीं। ध्रुवंश लाचारी से सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा ध्रुवंश से नजरें फेरकर कमरे से निकल जाती है। सहस्त्रा कोई कमजोर लड़की नहीं थी और नहीं सेल्फिश, उसे हर किसी के फैसले की कदर है। उसने ये सब जो भी कहा था वह ये जानने के लिए था कि आखिर अव्यान उसे अपनी जिंदगी में चाहता है या फिर नहीं। एक हिसाब से ये उन दोनों के रिश्ते की परीक्षा थी कि क्या सच में ये रिश्ता कुदरत ने खुद बनाया है या फिर यह इंसानों की मजबूरी और गलती की वजह से हुआ है। उधर देवेश को ध्रुव के गायब होने की खबर मिल चुकी थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि किसी ने उन्हें बेहोशी की दवाई दी थी, पर किसने, ये सवाल बस सवाल रह गया। देवेश गुस्से में ध्रुव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसका अंदाजा ध्रुवंश को भी हो चुका था, इसलिए वह सहस्त्रा को छोड़कर सक्सेना विला के लिए निकल जाता है। सहस्त्रा सबको बताती है कि उसे कुछ दिन के लिए यहीं रुकना है, वह सबके साथ वक्त बिताना चाहती है। हिमांशु और दया भी उसके इस फैसले से बहुत खुश थे। रुद्र की विला में रुद्रांश फोन पर बात करते हुए विला में बस चलते जा रहा था। रुद्रांश ने भी रुद्र का पूरा विला नहीं देखा था, इसलिए वह ऐसे ही बात करते हुए घूम रहा था। रुद्रांश चलते चलते एकदम से एक दरवाजे के पास रुक जाता है जिसमें लॉक लगा हुआ था। ये पहला कमरा था जिसमें लॉक लगा हुआ था, वो भी सिक्योरिटी लॉक जो रुद्र का फिंगरप्रिंट था। ये देखकर रुद्रांश को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विला का कोई भी कमरा लॉक नहीं था। मिसाइल, बंदूक, ड्रग्स से लेकर बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट रखा हुआ कमरा तक लॉक नहीं था, लेकिन ये अकेला एक कमरा था जो लॉक था। इसके सिवाय दरवाजे के पास आते ही रुद्रांश को एक अजीब फीलिंग का एहसास हो रहा था। वहीं रुद्र जो इस ओर ही आ रहा था, वह जैसे रुद्रांश को दरवाजे के पास देखता है उसका चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वह आगे बढ़कर रुद्रांश के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नजर रुद्र पर चली जाती है। रुद्र का इतना डार्क ऑरा देखकर रुद्रांश एक कदम पीछे होकर पूछता है, टाइगर, इस कमरे में ऐसा क्या है जिसमें तुमने इतनी हाई सिक्योरिटी रखी हुई है? रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, डैड, यू नो आई डोंट लाइक क्वेश्चन। रुद्रांश एकदम से चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पसंद ही क्या है? जब देखो आई डोंट लाइक ये, आई डोंट लाइक वो, आखिर तुम्हें पसंद ही क्या है? कभी कभी तो सोचता हूँ तुम्हें पैदा करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। रुद्रांश बस इतना ही बोलता है कि रुद्र उस पर जोर से चिल्लाता है, आपने मुझे पैदा नहीं किया है, जिसने मुझे पैदा किया है शी इज अ लेडी। रुद्रांश हैरानी से रुद्र को देखता है। रुद्र एक कदम पीछे करके गुस्से से चिल्लाता है, आपने मुझे 9 महीने कोख में नहीं रखा था और नहीं मेरी डिलीवरी के समय वो दर्द झेला था। शी वॉज अ लेडी जिसने आपके दर्द से लेकर मेरे जन्म होने के दर्द तक को झेला था। यू नो वॉट, अगर ऐसे बोला जाए ना तो मैं एक नाजायज औलाद हूँ जिसकी कोई माँ नहीं है। रुद्र की बात सुनकर रुद्रांश पहले तो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन जैसे ही रुद्र के मुंह से नाजायज वर्ड आया वह गुस्से से भौंकलाता हुआ कहता है, स्टॉप इट टाइगर, नाजायज उसे बोला जाता है जिसका कोई बाप नहीं होता और तेरा बाप है जिसने तुम्हें अपने बेटे होने का हक दिया है। रुद्रांश के बोलने पर रुद्र एकदम से बोल पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब एक औरत किसी बच्चे को बिन बाप के जन्मे तो नाजायज बोला जाता है और जब एक आदमी बिन माँ के बच्चे को पाले तो उसे नाजायज क्यों नहीं बोला जाता? शादी तो आपने भी नहीं की है ना डैड, फिर मैं किसका खून हूँ, किसकी नाजायज औलाद हूँ? रुद्रांश बस रुद्र को देखता रह जाता है। रुद्र के चेहरे पर अब भी कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो जिस चीज की बात कर रहा था वह इमोशन से भरा हुआ था।
रुद्र कदम पीछे करते हुए कहता है, मुझे हार्टलेस और इमोशनलेस इसलिए बनाया था न कि मैं किसी को मारने से पहले कुछ न सोचूं। तो आप ये कैसे भूल गए कि एक हार्टलेस और इमोशनलेस किसी रिश्ते को भी नहीं देखता, ये तक कि आपको भी नहीं दे। बोलते ही रुद्र गन निकालकर सीधा रुद्रांश को सूट करता है। रुद्रांश बेड से झट से आंखें खोल बैठकर हाँफने लगता है। वह गहरी सांस लेते हुए टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लेता है। कुछ देर बाद जब वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो खुद को देखता है जो इस वक्त कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर रुद्रांश समझ जाता है कि अभी जो कुछ भी हुआ, उसने जो कुछ भी देखा वह बस उसका एक सपना था। वह टाइम देखता है तो उसमें रात के 9 बज रहे थे। रुद्रांश बेड से उठकर बालकनी की ओर जाता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल जलाकर अपने मुंह में ले लेता है। रुद्रांश सिगरेट के कस लेते हुए बालकनी के नीचे देखता है जहां रुद्र अंधेरे में निशान लगा रहा था। उसके हाथ में गन थी और वह बहुत दूर पर रखे एक बिंदु पर निशान लगा रहा था। उसका टाइगर भी उसके आसपास ही घूम रहा था। रुद्रांश रुद्र को देखते रहता है। रुद्र को देखते हुए रुद्रांश को एक डॉक्टर की बात सुनाई देती है। आपका बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा हाई मेमोरी पावर है कि उसे ये तक याद है कि उसका जन्म कैसे हुआ, वह कैसे कोख के अंदर था। अगर उसने अंदर आंख खोली थी तो वह ये भी बता सकता है कि गर्भ के अंदर क्या क्या उसने देखा था। जन्म होने से लेकर बीती गई हर एक घटना उसे याद होगा। डॉक्टर की बात सोचते हुए रुद्रांश रुद्र को देखते हुए मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें सनम नैना का चेहरा याद है? इस सपने का मतलब क्या है? बोलते ही वह सोचने लगता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, यार ये तो गलत है, बिना मुझसे पूछे मेरी स्टोरी को यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो, ऊपर से उसमें मेरा कोई नाम भी मेंशन नहीं है। वो भी छोड़ो, कम से कम थोड़ा ढंग से अपलोड करो। नोट मेरे रीडर्स के लिए होती है और आप तो उसे भी नहीं छोड़ रही। मतलब जो लिखा उसे पूरी तरह से छाप दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं रात भर जगकर अपनी सारी फीलिंग को लिखती हूँ और आपको मुझसे कम से कम एक बार तो परमिशन मांगनी चाहिए थी। इतनी तो इज्जत कर सकती थी एक राइटर की मेहनत की। फीलिंग वेरी बैड, डिसअपॉइंटेड, पेंसिव फेस।